हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में मगध साम्राज्य जो नहीं दोस्तों महाजनपद जो था उसे हमने पढ़ाया था। और आज हम इस लेक्चर में मगध साम्राज्य पढ़ाएंगे। और दोस्तों, मगध साम्राज्य से हमने 35 क्वेश्चन लिया है। और दोस्तों, इस 35 क्वेश्चन को आप 1 to 1 देख लीजिए। आप देखने के बाद इसे दोबारा पढ़िए। और दोस्तों, मेरे साथ अगर इसे आप पढ़ लेंगे 2 से 3 बार तो आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं बार बार यही कहता हूँ, आपको हमारे साथ 2 से 3 बार पढ़ना है। आप अगर 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो पूरा 1 to 1 आपको याद हो जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से लिख कर रटने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, आप जब इसको पढ़ लेंगे पूरा, इसके नीचे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आपको अभ्यास प्रश्न दिया है। आप उसे इसी प्रश्नों में से इसी जो उत्तर दिया है मैंने 40 क्वेश्चन दिया है, 35 से 40 क्वेश्चन, उसी में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको वहाँ पर छाट के लिखना है। अगर आप इसे 35 क्वेश्चन आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर उसका मिल जाएगा। तो आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, मगध साम्राज्य हम पढ़ेंगे। और मगध साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है और इसमें सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य था। तो दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है। इसे हमने पहले भी क्लास में देखा है। और आज इसे हम देखें दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य था। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो था मगध साम्राज्य था। और तीसरा क्वेश्चन है, अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आपको इसे हमारे साथ 2 से 3 बार बोलना है। 2 से 3 बार अगर आप बोल देंगे तो आपको 1 to 1 याद हो जाएंगे। और दोस्तों, जो क्वेश्चन हमने 35 क्वेश्चन लिया है इसमें, वह हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, इसीलिए हमने इसे लिया है। और दोस्तों, अगर इसे हम देखें तो 2 से 3 घंटे अगर हम इसे पढ़ाएं तब भी पूरा नहीं होगा। लेकिन हमने इसे 12 से 15 मिनट में आपको पूरा मगध साम्राज्य का जो सार है उसे दिया है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और चौथा क्वेश्चन है, मगध राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह बृहद्रथ ने की थी। और मगध साम्राज्य के 3 वंश हैं। इसमें एक है हार्यक वंश और एक है बिंबिसार, अजातशत्रु और नहीं दोस्तों, इसमें एक हार्यक वंश है, एक शिशुनाग वंश है, एक नंद वंश है। जो हार्यक वंश में 3 सम्राट थे जिनका नाम है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो दोस्तों, हार्यक वंश में 3 सम्राट हैं। एक का नाम है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो दोस्तों, उदयन है, जिसे देखेंगे उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो हार्यक वंश में 3 राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। और शिशुनाग वंश है दूसरा वंश। तो शिशुनाग दूसरा वंश है, तो शिशुनाग के से सम्राट थे। और दूसरा इसमें थे कालाशोक। और तीसरे का नाम नंद वंश है। और दोस्तों, नंद वंश में 2 सम्राट शक्तिशाली राजा थे। पहले का नाम था महापद्मनंद और दूसरे का नाम है घनानंद। तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है कि जो हार्यक वंश के 3 शक्तिशाली सम्राट थे, एक का नाम बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन हार्यक वंश के हैं। शिशुनाग वंश के हैं शिशुनाग, कालाशोक। और नंद वंश के हैं महापद्मनंद, घनानंद। दोस्तों, आपको याद रखने के लिए हम आपको बता दें कि इसे याद कैसे रखेंगे। तो दोस्तों, हार्यक वंश के आपको याद करना है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन है। और शिशुनाग में देखिए तो शिशुनाग में इसमें भी शिशु जुड़ा है, शिशुनाग जुड़ा है, शिशु जुड़ा है और नाग भी मान लो ये है ही है, इनके नाम पे ही पड़ा है। और इसमें कालाशोक अगर देखें तो कालाशोक में जो सा है उससे हम शिशुनाग वंश देख सकते हैं। और नंद वंश हम देखें तो यहाँ पर नंद है, महापद्म नंद, अंतिम में जो अक्षर है नंद है उससे हम जान सकते हैं कि नंद वंश के हैं ये। और इसमें भी न जुड़ा है तो हम जान सकते हैं कि घनानंद है। तो हम शुरू करते हैं। पहला वंश है मगध साम्राज्य का 3 वंशों में से। तो पहला है हार्यक वंश। और हार्यक वंश में हम देखें
तो हार्यक वंश में बिंबिसार हमने देखा है। तो बिंबिसार का जो काल है 544 से 492 ईसा पूर्व है। दोस्तों ये जो ईसा पूर्व है वो इस पहले चलता है, मतलब उल्टा चलता है, इसे आपको पता ही होगा। तो हम हार्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था। हार्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हार्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हार्यक वंश था बिंबिसार। हार्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश की स्थापना की थी? तो हार्यक वंश। दोस्तों इसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है, आपको इसके लिए तैयार रहना है। और दूसरा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। तो दोस्तों इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, मतलब कि जो गिरिव्रज थी उसकी राजधानी थी, बिंबिसार की राजधानी थी। और सातवां क्वेश्चन देखें तो सातवां क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद को उज्जैन भेजा था। तो दोस्तों जो प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत से बिंबिसार का युद्ध हुआ था और बाद में दोनों पक्के मित्र बन गए थे। तो जो उनको चोट लगी थी प्रसेनजीत को, उनकी सहायता के लिए राज्य वैद भेजा था बिंबिसार ने, इसे आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है, अजातशत्रु का काल है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बनता है। और दोस्तों अजातशत्रु का उपनाम है कुड़िक, इसे आपको याद रखना है, इसका नाम उपनाम कुड़िक है। तो एक नाम अजातशत्रु है और इसी का नाम कुड़िक भी था, और कुड़िक जो था बिंबिसार की हत्या करके शासक बनता है। और 11वां क्वेश्चन देखें तो 11वां क्वेश्चन है, कौशल और वैशाली को इसने अपने राज्य में मिलाया। तो दोस्तों अपने राज्य का इसने विस्तार किया था सीमा क्षेत्र में, तो कौशल और वैशाली को इसने अपने राज्य में मिला लिया था। और 12वां क्वेश्चन है, वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक हथियार का प्रयोग किया है। तो एक हथियार था महाशिलाकंटक और दूसरा है रथमूसल। तो दो हथियार इन्होंने प्रयोग किए थे। और दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था और इसका काल है 400, इसका काल है जो अजातशत्रु का काल है 492 से 460 ईसा पूर्व में। अब दोस्तों हम देखते हैं उदयन, जो हार्यक वंश का अगला शासक है उदयन। 14वां क्वेश्चन है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जिसे हम आज पटना कहते हैं, उसकी स्थापना उदयन ने की थी दोस्तों। और उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। तो दोस्तों उदयन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और उसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, राजगिरी। तो गिरिब्रज अजातशत्रु की राजधानी थी और जो पाटलिपुत्र है वह राजधानी है उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र है। 16वां क्वेश्चन है, पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया है उदयन ने। तो दोस्तों पटना में सोन और गंगा के तट पर संगम पर एक किला बनवाया उदयन ने। और 16वां क्वेश्चन है, हार्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। तो हार्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक था। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है रहा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला और किसने स्थापना की और कौन अंतिम शासक था, इसे पूछा जाता है। राजधानी के नाम भी पूछे जाते रहे, आप इसे जरूर देखें। अब हम आते हैं अगला शिशुनाग वंश पे। शिशुनाग वंश है तो 17वां क्वेश्चन है, नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और दोस्तों शिशुनाग का जो समय है 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 है। 18वां क्वेश्चन है, इसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। वैशाली को मगध की राजधानी बनाया शिशुनाग ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। नई राजधानी अभी तक दोस्तों एक गिरिव्रज थी और दूसरा था पाटलिपुत्र, अब दूसरी राजधानी आ गई। वैशाली को मगध की राजधानी बनाया जाता है शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। और दोस्तों अब हम देखते हैं काला शोक का समय है 394 से 366 ईसा पूर्व। और 20वां क्वेश्चन है,
इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो दोस्तों इसने भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो पहली राजधानी बनाई गई थी उसे फिर बना देता है। जबकि शिशुनाग ने बनाया राजधानी वैशाली को। 21वां क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन इसके काल में हुआ था। तो दोस्तों कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अब दोस्तों अगर बौद्ध हैं समितियाँ हैं, 4 समितियाँ हैं बौद्ध की, उसे अगर आप नहीं देखे हैं तो हमने उस लेक्चर में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। और 22वां क्वेश्चन है, नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। अब हम दोस्तों देखते हैं नंदवंश। तो नंदवंश का समय है 344 से 322 ईसा पूर्व। नंदवंश का संस्थापक था नंदवंश का संस्थापक था। और इसने 24वां क्वेश्चन देखें तो इसने कलिंग को मगध में मिलाया। तो दोस्तों कलिंग को मगध में मिलाया नंदवंश ने। दोस्तों यह जो नंदवंश है, तो नंदवंश संस्थापक था। नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। तो यहाँ हमने महापद्म नंद लिखना भूल गए हैं दोस्तों, तो यहाँ आप पद्म नंद लिख लीजिए। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया था। तो दोस्तों कलिंग को मगध में किसने मिलाया? महापद्म नंद ने कलिंग को मगध में मिलाया था। उसने अपने को एक राट कहा। तो दोस्तों आपको यहाँ लिखना है महापद्म नंद। तो दोस्तों आपको यहाँ महापद्म नंद लिख लेना है। अब हम 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, इस घनानंद जो है इस वंश का अंतिम शासक था और यह सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन था घनानंद। तो दोस्तों चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया था। और दोस्तों घनानंद था इस वंश का अंतिम शासक। सिकंदर का समकालीन था यह। तो दोस्तों जो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था और हर्यक वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर का समकालीन था घनानंद था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि घनानंद ने एक ब्राह्मणों की सभा जब बुलाई थी तो उसमें चाणक्य भी गए थे। चाणक्य को उसने मार कर भगाया था। जैसे चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक इसे हम भिखारी नहीं बना देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने अपने शिष्य की तलाश में चंद्रगुप्त मौर्य को पाया चाणक्य ने। तब उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को जब पाकर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, मौर्य वंश स्थापित किया। तो घनानंद के बुरे दिन दोस्तों चालू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सिकंदर का आक्रमण। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। 29वां क्वेश्चन देखें तो जो सिकंदर था अरस्तु का शिष्य था। तो दोस्तों सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर मकदूनिया का शासक था और 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। और दोस्तों 326 ईसा पूर्व में एक खैबर दर्रा था। खैबर दर्रा से उन्होंने भारत में प्रवेश किया। और दोस्तों खैबर दर्रा से प्रवेश करके भारत में उन्होंने आक्रमण करता है सिकंदर जो था दोस्तों वह था फिलिप द्वितीय का पुत्र था। उस वक्त सिकंदर फिलिप द्वितीय के पुत्र था। और दोस्तों अब देखते हैं हम हाइडेस्पीच का युद्ध। दोस्तों हाइडेस्पीच का युद्ध बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। 31वां क्वेश्चन है,
झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा और जो है सिकंदर के हाथों पोरस की हार हुई। लेकिन दोस्तों सिकंदर पोरस से प्रभावित होकर उसने अपने अपने दोस्तों हार था उसने स्वीकार किया। लेकिन सिकंदर से प्रभावित होकर पोरस से प्रभावित होकर सिकंदर ने अपना जो है राज्य वापस कर देता है। पोरस को अपना राज्य वापस कर देता है सिकंदर युद्ध से प्रभावित होकर। और 32वां क्वेश्चन देखें तो दोस्तों 32वां क्वेश्चन है, एरियन जो यूनानी साहित्यकार हैं और का जो सिकंदर का सेनापति था दोस्तों वह निर्याकस नहीं सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति था और जो एरियन यूनानी साहित्यकार है। और दोस्तों 34वां क्वेश्चन है, राजगिरी पाटलिपुत्र अति सुरक्षित राजधानी थी जिसके वजह से जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य फलता फूलता है, विशाल साम्राज्य स्थापित हो जाता है 16 महाजनपदों में। और अन्य महाजनपद इतने बलशाली नहीं हो पाते हैं, शक्तिशाली नहीं हो पाते हैं। और 35वां क्वेश्चन है, राजगिरी चारों तरफ पहाड़ से घिरा था जिससे दोस्तों इस पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था, इसलिए यह बहुत सुरक्षित राजधानी के साथ साथ अन्य भी क्षेत्रों में प्रभावित था, मजबूत था। और 36वां क्वेश्चन है, मगध का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था इसलिए मगध दोस्तों विकास करता है और महत्वपूर्ण मगध साम्राज्य जो है विकसित होता है, वहाँ पर सारी व्यवस्था पनपती है। मगध के क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थीं। तो दोस्तों मगध के क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थे। कहते हैं जितना लोहे की खानें मगध साम्राज्य में थी उतना कहीं 16 महाजनपदों में कहीं भी नहीं थी, तो केवल थोड़ा थोड़ा अवंती में मिलती थी। दोस्तों अवंती में थोड़ा थोड़ा थी और इसके मगध के अलावा कहीं भी इतने खाने नहीं मिलती थी सोने की लोहे की। 37वां क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी काली पालीदार विद्वान NPBW जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पोलाइज्ड वेयर। तो दोस्तों नॉर्दर्न जो हैं काली पालीदार मृदभांड वहाँ पे मिलते हैं। यह मृदभांड बहुत चमकीला और चिकना होता था। इस काल में धातु मुद्रा का प्रचलन था। तो दोस्तों यहाँ पर धातु चलती थी, धातु की मुद्रा चलती थी, सोने चांदी की, अन्य धातुओं की। और 39वां क्वेश्चन है, यह सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ये सिक्के हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों यहाँ पर सिक्के चल रहे थे। जबकि और हम देखें तो दोस्तों यहाँ से भारत की द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। तो दोस्तों यहाँ से ही भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। तो दोस्तों द्वितीय नगरीकरण की जो शुरुआत है यहीं से शुरुआत हुई। और दोस्तों 5वीं सदी में जो सिक्के प्रारंभ हुए थे उसे हम पंचमार्ग या आहत सिक्के कहते हैं। पंचमार्ग इन सिक्कों को कहते थे या आहत भी कहते थे। दोस्तों यह बहुत माने जाने सिक्के थे, मुद्रा थी। तो दोस्तों आज का हम प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न हमने बोला है शुरू में। और आज का प्रश्न है, इसे होमवर्क है, मतलब आपको कमेंट में देना है। आपको इसे पढ़ करके पूरा लेक्चर देख करके, अगर आप पूरा लेक्चर देखे होंगे तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो आज का प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ? तो अपना जवाब दोस्तों आप कमेंट में दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।